हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। तो आप सब लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। और ये आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी बुक के पाठ 5 रोज का जो है संपूर्ण अर्थ बताने वाला हूँ। इसके पहले वीडियो में जो मैंने क्लास लिया था उसमें आप लोगों को इस पाठ के जो लेखक थे हमारे सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो फटाफट से जा करके जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो फटाफट से जा करके आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ताकि आप लोगों को लेखक के बारे में समझ में आ सके। बाकी आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें मैं आपको रोज पाठ का संपूर्ण जो अर्थ बताऊंगा, तो बिना स्किप किए हुए आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और हम लोग जो है रोज पाठ को पढ़ेंगे। आज का इस क्लास में हम लोग रोज पाठ को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जगी सी और फिर पूर्वत हो गई। उसने कहा, आओ आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। मतलब इस कहानी की शुरुआत जो है, जो लेखक है हमारे सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे, इस पाठ में, इस कहानी में वो खुद को स्वयं को जिक्र किए हैं, और वो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई के रूप में जो है खुद को यहाँ संबोधित किए इस कहानी में। और मालती से वो मिलने के लिए करीब 4 वर्षों बाद जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि मालती से मिलने के लिए वो कितने वर्षों बाद जाते हैं, तो 4 वर्षों बाद जो है वो मालती से मिलने जाते हैं। तो देखते हैं उसके घर का आंगन एकदम सूना सूना सा लगता है। जब दोपहर में मालती के घर के आंगन में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनको लगता है कि दोपहर का जो वो सूना आंगन था, मतलब दोपहर का जो समय था उसमें जो आंगन था वो एकदम सूना सूना लग रहा था। उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सांप की छाया जो है उस पर मंडरा रही है, और उस घर का वातावरण ऐसा लग रहा था कि मतलब बोझल सा, ठीक ना, एकदम सन्नाटा उस घर में फैला हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो जैसे ही कदम रखते हैं तो मालती इनको पहचान जाती है, देखती है तो बोलती है कि अंदर आ जाओ, ठीक ना, अंदर आ जाओ। और लेखक जो है वो उत्तर देते भी नहीं है कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। वो घूम करके अपने कमरे में चली जाती है। तो लेखक भी अब क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे घर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है। मतलब जो हमारे लेखक है, जब वो मालती के घर पहुंचे तो पूछते हैं भीतर पहुंच करके कि वे यहाँ नहीं है, मतलब मालती के पति को बोलते हैं। जो मालती का पति था वो क्या था, एक डॉक्टर था, ठीक ना, एक डिस्पेंसरी में काम करते थे, जिनका नाम क्या था, महेश्वर था। इस कहानी में आगे इनका नाम जिक्र करेगा और इनके बारे में भी बताया गया है, लेकिन मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि भीतर पहुंचकर लेखक पूछते हैं कि वे यहाँ नहीं है, मतलब कि उसके पति के बारे में पूछते हैं कि मालती से कि तुम्हारे पति मतलब कहाँ है, किधर गए हैं। तो वो जवाब देती है कि अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आ जाएंगे। तो लेखक पूछते हैं कब के गए हुए हैं, तो वो बोलती है कि सवेरे उठते ही चले जाते हैं। फिर लेखक बोलते हैं कि मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ तो तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मतलब लेखक जो है पहले महेश्वर के बारे में, यानी उसके पति के बारे में पूछते हैं मालती से, तो मालती जो जवाब देती है कि वो सवेरे ही चले जाते हैं, ठीक ना, दोपहर में खाना खाने के लिए आते हैं। तो ये सारी बातें मतलब वो अपना बताती है। तो लेखक ये भी मतलब सोचते हैं कि अगर वो दोपहर में आते हैं तो सुबह से लेकर के दोपहर तक मालती करती क्या है, ये चीज़ जो है मतलब कि वो पूछना चाहें, लेकिन वो एकाएक नहीं पूछते हैं, क्योंकि कमरे में जो है मतलब कि चारों ओर जो है वो देखने लगते हैं, ठीक ना। अभी आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ तो अभी बारिश हो रहा है, ठीक ना, बारिश हो रहा है, और जो है लाइट का भी प्रॉब्लम है। तो सेशन में लाइव लेने वाला था आप लोगों के लिए, लेकिन बारिश की वजह से
बिजली की समस्या होने की वजह से मैं ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों को ये रोज पाठ का कहानी का मैं अर्थ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है मतलब कि बिजली कड़कने के आवाज़ पे नहीं जाइएगा, आप लोग जो है पढ़ाई पर कंटिन्यू बनाए रखिएगा और इस अर्थ को, इस पाठ के संपूर्ण अर्थ को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। बाकी कैसा भी समस्या हो, बिजली का हो, कुछ भी हो, अब आप लोग की क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी, एक भी दिन जो है क्लास मिस नहीं होगा। आप लोग धैर्य बना करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहानी के अर्थ को एक एक करके बारी बारी से आप लोग समझिएगा, कहानी में कौन से पात्र हैं, क्या निभा रहे हैं रोल को, क्या कहानी है, ये सारी चीज़ों को आप लोग समझिएगा। तो आगे क्या होता है इस कहानी में उसको हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कहा जा रहा है कि वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मतलब लेखक जो है जब उसके घर में आ गए तो वो बैठे हुए थे, तो मालती उसके लिए पंखा लेकर के आ गई, पंखा डुलाने लगी। तो लेखक बोलते हैं कि पंखा तुम क्यों डुला रही हो, दो मुझे दे दो, मुझे हवा मतलब नहीं चाहिए, मुझे दे दो, मैं हाँक लूँगा। तो मालती जो है ये चीज़ मना करने वाली थी कि नहीं मैं मतलब कि पंखा नहीं दूंगी, मैं खुद हाँकूँगी। लेकिन उसका बच्चा रोने लगता है दूसरे कमरे में जो सो रहा था, तो इसलिए वो पंखा लेखक को दे करके वो फ़ौरन वापस कमरे में अपने बच्चों के पास चली जाती है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कहानी में, तो लेखक बताते हैं कि मैं उसके जाते हुए उसके दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। सख्य मतलब होता है मित्र दोस्त, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा कि सख्य का मतलब होता है मित्र या दोस्त होता है या फ्रेंड होता है जो आप लोग बोलते हैं। तो सख्य का इन लोग दोनों लोगों का क्या था, संबंध था। मालती क्या थी, लेखक के दूर के रिश्ते की क्या थी, बहन लगती थी। लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे का संबंध कैसा रखे थे, तो मित्र का रखे थे। आगे लेखक बताते हैं कि हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और पढ़ाई और हमारी पढ़ाई भी क्या है, बहुत इकट्ठे भी हुई है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वतंत्रता रही है। हम कभी भी भ्रातृत्व और बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे थे। तो लेखक यहाँ पर अपना और मालती का परिचय भी देते हैं इस कहानी में कि हम दोनों का संबंध क्या था। तो दोनों लोगों का संबंध मित्रता का, दोस्त का था, लेकिन किंतु ये दूर के रिश्ते के भाई बहन लगते थे। लेकिन ये एक दूसरे के साथ साथ में पढ़ाई किए, खेले भी थे, तो इसलिए ये एक दूसरे को जो है बड़े छोटेपन के बंधनों में कभी नहीं बांधे, भ्रातृत्व के बंधनों में नहीं बांधे। ये लोग सदा जो है स्वच्छंद के रूप से रहे और मित्र दोस्त मान करके एक दूसरे को रहे थे। फिर इसके बाद कहानी में लेखक कहते हैं कि मैं आज कई 4 वर्षों बाद जो है इसे देख रहा हूँ। मतलब लेखक क्या है कि 4 वर्ष बाद जो है मालती से मिलने आए हैं। तो ये पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लेखक मालती से कितने वर्षों बाद मिलने गए थे, तो 4 वर्षों बाद उससे मिलने गए थे। जब मैंने उसे मतलब देखा तो वो क्या थी, लड़की थी। मतलब जब 4 वर्ष से पहले वो देखे थे मालती को तो वो एक लड़की थी, मतलब वो विवाहित नहीं थी, उसका शादी नहीं हुआ था। लेकिन अब वो क्या विवाहित हो चुकी है, एक बच्चे की माँ है। इसमें कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैं कभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ तो मैं सोच रहा था कि यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई, और विशेषतः मालती पर। तो जब इतना लेखक बातचीत को सोच ही रहे थे, तब तक मालती जो है बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है। मतलब मालती के बच्चे का ये नाम पूछते हैं लेखक। तो मालती बताती है कि मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे टीटी कहते हैं। मतलब पुकार से ये लोग अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, टीटी बोलते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा ऊहू ऊहू। मतलब जो मालती का बेटा था उसका नाम जो है मालती क्या रखी थी, टीटी रखी थी। मतलब उसका नाम निश्चित नहीं था, लेकिन पुकार से ये लोग अपने बेटे को टीटी बोलते थे। ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो लेखक भी टीटी कह करके उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वो रोने लगता है अपनी माँ से चिपट करके। मालती ने फिर उसकी ओर नज़र देखा और फिर आंगन की ओर
देखने लगी। मतलब मालती अपने बेटे की ओर भी देखी और फिर आंगन की ओर भी देख रही थी। इसके बाद क्या होता है, तो कहा जा रहा है कहानी में कि काफ़ी देर मौन रहा, मतलब कुछ समय तक ये लोग चुप रहे। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक हुआ था, जिससे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते हुए दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती हैं, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मतलब लेखक जो है, जब काफ़ी समय तक ये लोग चुप थे, तो लेखक ये सोचते हैं कि मालती तो मेरी बचपन की मित्र है, दोस्त है, हम लोग साथ पढ़ाई लिखाई, खेले कूदे, हर चीज़ किए, लेकिन आज ये इतना बदल कैसे गई है कि इतना, मतलब कि 2 वर्ष विवाह होने का हो गया, लेकिन बीते हुए दिन वो भूल गई इतना जल्दी, एकदम चुपचाप से बैठी है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, तो वो ध्यान भी मेरी तरफ नहीं दे रही है। लेखक ये सारी बातों को सोचते हैं। तो यही सोचते सोचते लेखक मालती से बोलते हैं कि मैंने कुछ खिन्न सा होकर के दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरी आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। ठीक ना। तो मतलब मालती से जो लेखक बोलते हैं उदास होकर के कि मतलब कि लगता है कि मेरे आने से तुमको खुशी नहीं मिला। तो मालती जो है उसकी बात को जो है मतलब कि सुनती है, तो उसने एक आकार चौंक कर कहा हूँ। मतलब मालती जो है इस बात को सुनकर के वो चौंक जाती है और चौंक कर बोलती है हूँ। लेकिन यह जो हूँ क्या था, प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करके, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल नहीं हो रहा हो। मतलब मालती और लेखक जो साथ बैठे हुए हैं, लेखक उससे पूछते भी हैं उदास होकर के कि लगता है कि मैं आया हूँ तो तुम खुश नहीं हो। तो ये मालती उनकी बातों को सुनती नहीं, वो हूँ करती है, मतलब प्रश्न सूचक कि तुम क्या बोले। तो लेखक फिर इस बात को दोहराते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं, मालती की ओर देखते हैं, तो कभी मालती उनकी ओर देखती है। तो ऐसा दोनों के बीच चलता है। तो दोनों लोग मतलब चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं, मतलब मालती की आंखों में ये विचित्र सा ऐसा भाव था, या उसके भीतर एक ऐसा मतलब कि कोशिश कर रही थी कुछ बात को याद करने की, कुछ चीज़ को कार्य करने की, लेकिन वो सफल हो नहीं पा रहा था। तब उसके बाद जो है आगे क्या होता है इस कहानी में, तो कहा जा रहा है कि वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंक को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृत में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोंग डाल दिया गया हो, वो उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। इसके बाद कहानी में क्या होता है, कहा जा रहा है तभी किसी ने किवाड़ खटकाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वो हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटकाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई, खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। मतलब क्या हुआ कि मालती लेखक बैठे हुए थे, तब तक इतने में मालती के पति महेश्वर आ जाते हैं, किवाड़ खटखटाते हैं। मालती सुनती नहीं है। जब 1-2 बार किवाड़ खटखटाते हैं तो मालती अपने बच्चे को रख करके फर्श पर और वो चली जाती है किवाड़ खोलने। तो मालती के पति अंदर आते हैं, दोपहर का समय था, खाना खाने के लिए। तो मालती फिर जो है रसोई में चली जाती है खाना तैयार करने, और इतने में लेखक और जो मालती के पति थे वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। जैसे पहले परिचय में हम कोई एक दूसरे से मिलते हैं तो बातचीत जैसे करते, तो वैसे ये लोग भी आपस में बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तो मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। तो उनका परिचय दिया जा रहा है। तो वह एक पहाड़ी गांव के एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे। उसी हैसियत से जो है इनको जो है क्वार्टर यहाँ पर मिला हुआ था जहाँ पे ये रह रहे थे। प्रातःकाल ये 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते और 1:30-2 बजे के करीब ये वापस दोपहर के समय में लौट आते हैं।
उसके बाद दोपहर भर ये छुट्टी, मतलब दोपहर भर घर पे रहते हैं, आराम करते हैं और केवल शाम को 2-3 घंटे के लिए या 1-2 घंटे के लिए फिर चक्कर लगाने वहाँ चले जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने का काम भी ये किया करते थे और उनके जीवन बिल्कुल भी एक निर्दिष्ट धर्रे पर चलता था। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते थे। तो मतलब यहाँ पर लेखक जो है महेश्वर का परिचय देते हैं कि महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर का काम करते थे और उसी हैसियत से जहाँ ये रह रहे तो उनको क्वार्टर मिला था, तो उसी क्वार्टर में ये रहते हैं। कब जाते हैं सुबह में डिस्पेंसरी, वहाँ से कब आते हैं, ये सारी बातों को लेखक ने जिक्र किया। और महेश्वर जो एक डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही तरह के काम करेंगे। अब डॉक्टर जिस चीज़ के रहेंगे तो वैसे उसी चीज़ का पेशेंट जो इनके पास आएगा उसी तरीके के नुस्खे का ये प्रयोग करेंगे, दवाइयाँ पेशेंट को उसी तरीके का देंगे। तो ये क्या है कि एक ही चीज़ को कर करके महेश्वर भी क्या है उब गए हैं और गर्मी भी पड़ रहा था, तो इसलिए ये सुस्त रहते थे अपने फुर्सत के समय में। फिर इसके बाद क्या होता है तो कहा जा रहा है कि मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? तो महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी, ये लेखक ने बोला। तो महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मतलब यहाँ पर दोपहर का समय था तो मालती खाना लेकर के आ गई। तो जो मालती महेश्वर मतलब कि पति पत्नी थे, तो जब मालती खाना लेके आ गई इन लोगों के लिए तो ये लोग खाना खाने लगे। तो लेखक पूछ देते हैं कि तुम खाना खा ली या मतलब कि खा चुकी हो, तुम खाना खाए नहीं खा रही हो, ये बोल रहे हैं लेखक। तो महेश्वर बोलते हैं कि हम लोग खाना खा लेंगे, यानी जब पति खाना खा लेगा तो उसके पीछे पत्नी खाना खाती है। तो लेखक इसी पे बोलते हैं कि पति अगर 2 बजे 2:30 बजे खाना खाएगा तो पत्नी 3 बजे खाना खाएगी, तो 3 बजे तक भूखी रहेगी। तो ये बात सुन करके महेश्वर खाना आरंभ करते करते लेखक की तरफ देखने लगते हैं। तो लेखक की तरफ देखने लगते तब उत्तर उनके पास नहीं रहता है, तो वो बोलते हैं कि आपको तो खाने का मजा ही नहीं होगा क्योंकि आप इतना बेवक्त खाना खा रहे हैं, लेट से खाना खा रहे हैं। तो लेखक इस पे जवाब देते हैं, यानी मैंने उत्तर दिया वाह, देर से खाने का तो भी और अच्छा लगता है, भूख बड़ी होती और शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मतलब लेखक जो है ये बताते हैं कि देर से अगर हम खाना खाएंगे तो भूख और हमको बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे हम ही लोग हैं खाना लेट से खाते हैं, खाना का टाइम 1 बजे 2 बजे है, लेकिन हम 3 बजे 4 बजे खाएं तो भूख हमारा रहेगा, तो हम खाना जो और अच्छे से खाते हैं, पसंद से खाते हैं। लेकिन लेखक ये बोलते हैं कि मालती जो है खाना बनाती है, दिन घर का काम करती है, लेकिन वो आपका इंतज़ार करती है कि खाना खाने आएंगे तब खाना खाऊंगी, तो उसको कष्ट होता होगा, ये अपने मन में लेखक सोचते हैं। तो मालती से भी ये बातें को मतलब ये जिक्र करते हैं कि मालती बहन को कष्ट होता होगा। तो मालती जो है इसको टूक करके बोलती है मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मतलब मालती जो है उनकी बात को टूक करके बोल देती है कि नहीं नहीं, ये कोई एक दिन का बात नहीं है, रोज ही मेरे साथ ऐसा होता है, तो ये आदत बन गया है। तो यहाँ पर एक रोज शब्द आया है, तो आप लोग जो है जो भी वाक्य में रोज शब्द आएगा इसको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर में एक प्रश्न दिया है कि पाठ में जो रोज शब्द का प्रयोग किया गया है, पंक्ति वाले रोज शब्द का, उसको छांटिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक रोज शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे कह रहा है कि मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था और उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा यह रोता क्यों है? मतलब कि जब खाना खा रहे थे ये लोग तो मालती अपने बच्चे को गोद में ली थी, तो बच्चा इसका रो रहा था, तो कुछ दोनों लोग ध्यान नहीं दिए थे। तो लेखक ध्यान देते हैं तो बोलते हैं कि ये रो क्यों रहा है, ये रोता क्यों है? तो मालती जवाब देती है हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोला अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन में चली गई। जब हमने भोजन समाप्त कर दिया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना था, वहाँ 1-2 चिंताजनक जो है केस आए हुए थे जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं इतने देर टीटी से खेलता हूँ। यानी कि मालती को जो है खाना खाने का भी जो है चिंता नहीं था। तो लेखक देखते हैं कि जब ये लोग खाना खा लेते हैं, टीटी रोता है तो उसको ज़मीन पर रख करके मतलब कि इनके लिए रोटी भी लेने चली जाती है मालती रसोई में। जब वापस आती है तो ये लोग खाना जब खा लेते हैं तो 3 बज रहा था उस समय, और इसके पति जो आज जल्दी चले गए क्योंकि
जब दोपहर में आते हैं तो शाम तक आराम करते हैं, लेकिन आज वो आराम नहीं किया, आज वो जल्दी अपने डिस्पेंसरी चले गए। क्योंकि गैंग्रीन यानी कि एक बीमारी होता है जो कांटा चुभने से होता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा कि गैंग्रीन जो है एक बीमारी है जो कांटा चुभने से जो है होता है, और अगर कांटा ज़्यादा समय तक अगर नहीं निकालें तो उस जिस अंग में वो कांटा चुभा रहता है तो वो उस अंग को खराब कर देता है। तो इसलिए उसको मतलब कि जिस अंग में कांटा चुभा रहता है तो उसको काटना पड़ता है। तो गैंग्रीन जो इनको हुआ था, तो गैंग्रीन जो है मतलब कि इनको हुआ था, तो जो लोग को गैंग्रीन हुआ था तो उनका ऑपरेशन करने था, इसलिए वो जल्दी अपने डिस्पेंसरी चले गए थे। इसके बाद मालती जो है किवाड़ को बंद कराई और मेरे पास आकर के बैठ गई। लेखक मतलब ये सारे बातों को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि जाओ खाना खा लो, और खाना खा लो, तब तक मैं टीटी के साथ खेलता हूँ। तो मालती जो है बोलती है कि खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गई। दूर शायद अस्पताल में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए। मानो बड़ी ही 3 खड़के, मानो मतलब कि 3 बज गए, मानो बड़े ही 3 खड़के। एकाएक में चौंक मैंने सुना मालती वहीं आंगन। तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हुआ, ठीक ना। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मालती जो है जब 3 बज गए थे, लेखक बोले खाना खाने के लिए, तो बोली कि मेरा खाना खाने का क्या है, मैं खाना खा लूँगी, मेरा खाने का कौन बात है। तो लेखक फिर टीटी के साथ खेलने लगते हैं, और जब मालती चली जाती है खाना खाने के लिए तो 3 का घंटा बजता है, जैसे घड़ी रहता है आला घड़ी, जो घंटा पे मतलब एक एक घंटे पे जो बजते रहता है घंटी, जैसे 1 बजे तो 1 घंटी, 2 बजे तो 2 घंटी, 3 बजे तो 3 घंटी, 4 बजे तो 4 घंटी, 5 बजे तो 5, तो ऐसे घंटी बजता है जो घंटी वाला घड़ी होता है। तो जैसे ही 3 बजे का घंटा बजा तो मालती जो है थकी हुई सांस से हूँ करके बोलती है कि 3 बज गए। मतलब मालती क्या करती है, वो हमेशा घंटा गिनते रहती है, घंटा गिनते रहती है कि मतलब 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया। इसको घंटा गिनने का आदत हो गया था, और उससे वो अपने काम को तय करती थी कि हाँ इतना काम हो गया, इतना काम बाकी है। तो थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब कुछ? तो मतलब कि लेखक जो है मालती से भी पूछते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बचा था? सब कुछ तो हम ही लोग खा लिए थे। तो वो मालती जवाब देती है कि बहुत था। तो लेखक बोलते हैं हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रूप तो ना जमाओ कि बहुत था, मैंने हंस कर कहा। मतलब लेखक जो है उसकी बात को ये भी बोलते हैं, वो जब बोलती है कि बहुत था तो वो मतलब बताते हैं लेखक कि बहुत क्या था, झूठ बोल रही हो तुम, खाने के लिए तो तुम्हारे कुछ बचे नहीं थे, सब भाजी तरकारी तो मैं ही खा लिया, रोब तो मत जमाओ। तो फिर मालती जो है मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होता ही नहीं, कोई आता जाता तो नीचे से मंगा लेती, मुझे आए 15 दिन हुए और जो सब्जी लाए थे साथ में वो अभी तक बढ़ती जा रही है। मतलब लेखक से जो मालती है वो बोलती है कि अभी जो है मतलब कि सब्जी जो है मतलब कि वो बढ़ती जा रही, जो 15 दिन से मैं लेकर के आया था, ठीक ना, तो वो अभी तक बढ़ती जा रही है। तो सब्जी जो है मतलब बढ़ती जा रही है, तो कोई मतलब कि यहाँ आता जाता भी नहीं है कि जिससे हम सब्जी मंगा लूँ, क्योंकि पहाड़ी गांव में रह रहे हैं, इलाके में ऊपर रह रहे हैं, तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या हो जा रहा है, मतलब कि कष्ट हो रहा है। तो इसलिए जो 15 दिन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जो सब्जी लाए वही अभी तक बना रही हूँ। तो फिर लेखक पूछ देते हैं कि नौकर कोई नहीं है? तो बोलती है कि कोई ठीक नहीं मिला, शायद 2-3 दिन में मिल जाए। तो बर्तन भी तुम ही मांजती हो? लेखक पूछ देते हैं। तो वो बताती है कि और कौन, कहकर मालती क्षणभर आंगन में चली जाती है। मतलब इतना बात बता करके कि मतलब कि बर्तन मैं ही मांजती हूँ, अभी कोई नौकर नहीं रखी हूँ, 1-2 दिन में नौकर आ जाएगा। तो लेखक पूछ देते हैं कि कहाँ गई थी? तो वो बोलती है कि आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे। मतलब इतना बात करते करते वो आंगन में भी चली जाती है कुछ समय के लिए, फिर वापस आती है। तो लेखक पूछ देते हैं कि कहाँ गई थी? तो वो बताती है कि गई थी बर्तन धोने के लिए, लेकिन आज पानी ही नहीं है, तो बर्तन कैसे मजेगा, कैसे धुलेगा। तो लेखक बोलते हैं कि पानी को क्या हुआ? तो बताती है कि रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं है, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मजेंगे। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा आप लोग, मजेंगे और धोने में दोनों में अंतर होता है। एक चीज आप समझिएगा, मजेंगे और धोने में। तो यहाँ पर मालती जो है अभी बोल रही है कि 7 बजे पानी आएगा तो बर्तन मांजेंगे, लेकिन 7 बजे से पहले ही वो क्या करती है, बर्तन मांज करके रख देती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, अभी आगे इस कहानी में आएगा तो आप लोग
कहानी को ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक सुनिए और समझिए। आगे क्या होता है, चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। तो ये लेखक अपने मन में सोचते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि मालती अभी 3 बजे के बाद खाना खाने के बाद जो जूठा बर्तन था उसको सोची कि मांजूं, लेकिन पानी आया ही नहीं तो वह बर्तन मांज नहीं पाई। तो लेखक से जब ये बताती है तो वो खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि चलो अब इसको छुट्टी हो गया, मालती को अब काम काज अभी नहीं करेगी। तो फिर ये भी सोचते हैं कि काम अभी नहीं करेगी, लेट से काम करेगी तो रात को लेट को काम खत्म करेगी, यानी 11 बज जाएगा काम करने में इसको, तो इसका छुट्टी क्या खाक मिला, रात तक तो काम ही करेगी। तो फिर उसके बाद आगे क्या होता है इस कहानी में, तो लेखक आगे कहते हैं कि कहीं उसने कहा मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, मतलब यही उसने कहा, मतलब लेखक जो बात सोचे वो मतलब कि मालती ने भी यही बात कहा। तो अब इसके पास लेखक के पास उत्तर नहीं था, तो मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा, मैंने उसे दे दिया। मतलब इनके पास कोई जवाब नहीं था, तब तक टीटी रोने लगा तो टीटी को ये मालती को दे दिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर में फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली यहाँ आए कैसे, यानी इतना देर ये लोग चुप रहे, मतलब नोटबुक निकाल करके लेखक अपना नोटबुक पढ़ने लगे। तो मालती को याद आया कि मतलब उसने मतलब लेखक से ये नहीं पूछा कि वो आए क्यों है, कैसे हैं, वो ये बातें नहीं पूछे। तो मालती उनसे पूछ बैठती है कि यहाँ आए कैसे। तो लेखक बोलते हैं मैंने कहा अच्छा अब याद आया, तुम्हें मिलने आया था और क्या करने, मतलब मालती से लेखक मिलने आए थे, तो वही जवाब देते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया था। तो मालती बोलती है कि तो 1-2 दिन रहोगे ना, तो लेखक बोलते नहीं कल चला जाऊंगा। तो मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। खिन्न मतलब होता है उदास, मतलब मालती ये सुन ली कि लेखक कल चले जाएंगे तो ये सुन करके ये उदास हो जाती है और लेखक फिर अपने नोटबुक की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वो बात करने बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या करूँ या क्या किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही निरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। मतलब लेखक जो है किताब निकाल कर पढ़ने लगते, जो नोटबुक लाए थे इनको पढ़ने का भी शौक था। तो जब ये सोचते हैं कि मालती मेरे पास बगल में बैठी है, मैं किताब निकाल करके पढ़ रहा हूँ, तो ये सोच करके वो भी क्या करते हैं अपने किताब को रख देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मैं इस घर में आ गया हूँ, तो इस घर में जैसा नीरस सा वातावरण है, निर्जीव सा वातावरण है, वैसा मैं भी हो रहा हूँ। तब इसके बाद लेखक पूछ बैठते हैं, मैंने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ये कौन पूछा, तो लेखक ने पूछा। मैंने चारों ओर देखने लगा, कहीं किताबें दिखी नहीं। मतलब लेखक जो चारों ओर देख रहे थे किताबों की, कहीं किताब मिल जाए। तो मालती बोलती है कि यहाँ कहकर मालती थोड़ा हंस दी। वह हंसी कर रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या है। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गई। मतलब कि लेखक जो है पूछते हैं मालती से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, चारों तरफ किताब देखते हैं। तो बोलती है मालती कि हंस करके यहाँ मेरे पढ़ने के लिए किताबें कहाँ हैं, कुछ नहीं है। तो फिर लेखक बोलते हैं कि अच्छा मैं वापस जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें भेज दूंगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे, लारी से। लारी मतलब होता है गाड़ी या ट्रक, ठीक ना। ट्रक से पूछती है कि आए ट्रक से। तो वो बोलते हैं लेखक पैदल। तो मालती बोलती है कि इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। तो लेखक बोलते हैं आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, तो ऐसे ही आए हो। तो मतलब लेखक बोलते हैं ऐसे ही आए हो, ऐसे लेखक कह रहे हैं। मालती बोलती है कि ऐसे ही आए हो। तो लेखक जवाब देते हैं कि नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तर ले चलूं। यानी लेखक जो है जवाब देते हैं मालती का कि कुली मेरा पीछे है, वो सामान लेकर के आ रहा है और मैं सोचा था कि बिस्तर लेकर चलूं। तो मालती बोलती अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली तब तुम थके होगे, लेट जाओ। मतलब मालती फिर लेखक को बोलती है बात करने के बाद कि तुम थके होगे, लेट जाओ। तो फिर लेखक कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं भला थके हो। मतलब मालती बोलती है कि रहने भी दो, झूठ मत बोलो, थके लग रहे हो, कह रहे हो कि थके नहीं हूँ। तो फिर लेखक बोलते हैं कि और तुम क्या करोगी। तो मालती बोलती है कि मैं बर्तन मांज रखती हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया ना मांज, मतलब कि पानी 7 बजे आएगा तो बर्तन धोएगी 7 बजे, लेकिन अभी ही बर्तन मांज करके रख देती है। तो वहीं लेखक से बोलती है कि मैं बर्तन मांज के रख देती हूँ, तुम आराम करो। तो लेखक बोलते हैं मैंने कहा वाह, क्योंकि
और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी के साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसकने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। मतलब लेखक भी सो गए बर्तनों की आवाज़ सुनते सुनते, और फिर उसके बाद एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी, मैं उस मौन से सुनने लगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि जब लेखक बर्तन मांजने का आवाज़ आ रहा था तो ऊँघ रहे थे, सो रहे थे। जैसे ही बर्तन मांजने का ख़त्म हुआ तो ये भी एकाएक उठ गए, और फिर इन्होंने सुना कि 4 खड़क रहे थे, मतलब 4 बज रहे थे। और उसी 4 बजने का जो पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई, और वह 3 बजे वाली बात वह फिर दोहराने लगी, और अब की बार वो उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, निरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही थी, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने से ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता हो और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। मतलब कि जब बर्तन मांज रही थी तो लेखक को ऊँघ रहे थे, नींद आ रहा था। तो जैसे ही बर्तन मांजने का आवाज़ समाप्त होता है, उनका ऊँघने का जो है नींद वो टूट जाता है। फिर उस समय 4 बज रहा था, तो 4 बजने का जो पहला घंटा है, जैसे 4 घंटा बजता टन 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 टन, तो पहला जब घंटा बजा टन, तो मालती इसको सुन करके वो थकी हुई सांस से, जैसे 3 बजे जो बात बोली थी वही वाला बात फिर से ये दोहराती है। तो ये बात सुनते हैं लेखक और ये सोचते हैं कि जैसे मशीन जैसे काम करता है, कोई यंत्र काम करता है, जैसे मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर होता है स्पीड मापने के लिए कि मैंने इतना से इतना दूरी जो है तय कर लिया, तो वैसे ही मालती हुई जो अपना जीवन जो मशीन तुल्य कर ली थी। यानी वो गिनते रहती थी कि इतने घंटे मैंने इतना काम पूरा कर लिया, अभी इतना काम बाकी है, इतना काम पूरा कर लिया, तो ऐसे वो गिनते रहती है। तो इतना सोचते सोचते तले लेखक जो है वो सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। ये 4 बजे का समय था। जब लेखक सो जाते हैं तो कहा जा रहा है कि तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी ने के आने की आहट से मेरी नींद खुली। तो लेखक जिक्र करते हैं कि 6 जो है कब का बज गया था, और जब किसी का आहट आने का सुनाई दिया तो मेरा नींद खुल गया, और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आया और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मतलब लेखक के जो कुली था, बिस्तर लेकर आ रहा था पीछे से, तो वो भी महेश्वर के साथ आ गया था। 6 कब का बज गया था, यानी 6 बजे के बाद ये लोग आ गए थे, महेश्वर भी और लेखक के कुली भी, वो भी बिस्तर लेके आ गया था। मैंने मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी? तो महेश्वर जो किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक कर आया और दूसरे को एम्बुलेंस में बड़ा अस्पताल भिजवा दिया हूँ। तब इसके बाद लेखक बोलते हैं कि मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? तो वो बताते हैं महेश्वर के कांटा चुभा था, उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। फिर लेखक पूछते हैं कि यहाँ आपको कैसे केस अच्छे मिल जाते होंगे, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए? तो महेश्वर बोलते हैं, हाँ, मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन हर 2-4 दिन एक केस आ ही जाते हैं, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मतलब लेखक से महेश्वर जो है बातचीत क्रम में ये बताते हैं कि जो गैंग्रीन होता है वो एक कांटा चुभने सोचता है, बड़े लापरवाह लोग होते हैं, कांटा चुभता है तो निकालते नहीं है, छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिस अंग में कांटा चुभा रहता है उस अंग को काटना पड़ता है, जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो बड़े अस्पतालों में भेजना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है महेश्वर लेखक को बताते हैं, तो लेखक भी सोचते हैं तो अच्छा चलिए, आपको तो अभ्यास के मुताबिक जो अभ्यास के लिहाज से आपको अच्छे खासा केस मिल जाता होगा। तो महेश्वर भी बोलते हैं, हाँ, मिल ही जाते हैं। इसके बाद मालती जो है इन दोनों की बात आंगन में बैठ करके चुपचाप सुन रही होती है। तो मालती भी जो है बोलती है आ करके कि हाँ, केस बनाते देर क्या लगती, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं, किसी का नाम है, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। मतलब मालती जो, उसको तो समझ आता नहीं है कि वो पैर हाथ क्यों काट रहे हैं किसी का, लेकिन वो बोलती है कि कांटा चुभा है और पैर हाथ काट के आते हैं, यही इनका डॉक्टरी, यही इनका अभ्यास है। तो महेश्वर हंसकर बोलते हैं कि ना काटे तो उसकी जान गंवाएंगे। तो हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों को चुभने से भी लोग मर जाते हैं, ये मालती बोलती है। तो महेश्वर उसके बातों का जवाब नहीं देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। मालती मेरी और देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर
नींद नहीं आया करती थी, तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप 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 टिप, मतलब अब पानी आ गया था। तो मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जा रहे थे या धोने जाने लगे थे। इसके बाद आगे क्या होता है तो बताया गया कहानी में कि टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वो मचलने लगा और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रोकर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती होगी। मतलब टीटी जो है महेश्वर के साथ खेल रहा था, लेकिन एकाएक वो अपनी माँ के पास जाने लगा, क्योंकि मालती जो है रसोई घर में थी, बर्तन धो रही थी, फिर खाना वाना बनाने का इंतजाम अपना उसको करना था, तो सारे कार्य को कर रही थी। लेकिन टीटी उसके तरफ जाने के लिए बहुत मचल रहा था, रो रहा था। तो महेश्वर उसको छोड़ देता है, बोलता है कि अब रो ले, चैन मिलेगा। तो लेखक भी पूछ देते हैं महेश्वर से कि आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो आप लोग को होता होगा। तो महेश्वर जवाब देते हैं कि होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे का पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। यानी कहने का मतलब महेश्वर का ये हुआ कि पलंग भारी है, अकेले नहीं निकलेगा बाहर। तो लेखक और महेश्वर दोनों लोग मिल करके पलंग को बाहर करते हैं। तो ये प्रक्रिया महेश्वर सोचते तो वही बोलते हैं कि आज बाहर ही सोएंगे, क्योंकि आज आपके आने का लाभ मिलेगा हमको, कि हम दोनों लोग चारपाई पलंग जो है बाहर करके और सोएंगे। तो टीटी अभी तक रो ही रहा था, तो महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर पलंग उठा करके निकलवाने लगा। यानी दोनों मिल करके लेखक और महेश्वर पलंग को निकालने लगे, और उस पर टीटी भी को भी बैठा दिए थे, क्योंकि टीटी रो रहा था। आगे कहा जा रहा है कि अब हम तीनों महेश्वर, टीटी और मैं 2 पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई कुछ भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो पड़ता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन में एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। मतलब मालती, महेश्वर, टीटी और लेखक जो है जब बैठे थे पलंग पर, टीटी उस समय जो है मतलब कि खेलने लगा था, चुप हो गया था। लेकिन जब बीच बीच में फिर से वो रोने लगता था, तो मालती क्या कि उसको लेकर के गोदी में रसोई में चली जाती है खाना वाना बनाने के लिए। और मालती बर्तन धो चुकी थी, तो फिर क्या करती है, महेश्वर जो है उससे बोलते हैं ये बात कि थोड़ा सा आम लेकर के आया हूँ, कागज़ में लपेट के रखा हूँ अंगीठी पर, उसको धो लो। तो मालती मतलब पहले पूछती भी है कि कहाँ रखे हो, तो बताते हैं अंगीठी पर रखे, कागज़ में लिपट करके, कागज़ में लिपटा हुआ है, उसको धो लेना। तो मालती क्या करती है कि मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज़ में वो लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। तो मालती चलती चलती संध्या के उच्छिन्न प्रकाश में उसी को पढ़ते जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब उसे एक लंबी सांस लेकर के आम धोती और उसको फेंक देती है। तो ये सारी बातों को लेखक देख रहे थे। तो लेखक को एकाएक याद आता है कि बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी कि हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियों को तोड़ देना। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तो तब मैं भी खिन्न मन लौटता, मतलब उदास आ जाता था। मतलब ये लोग बचपन में क्या करते थे कि हाजिरी बनाते थे स्कूल में, और फिर उसके बाद भाग जाते थे स्कूल से और आम का बगीचे में जा करके कच्चा आम को तोड़ करके खाते थे। लेकिन कभी कभार क्या होता था, लेखक भाग जाते थे लेकिन मालती नहीं भाग पाती थी, तो इसलिए ये भी खिन्न मन, उदास मन वापस लौट आते थे। तो वही बचपन की घटना को ये याद करते हैं कि बचपन में हम कितने शरारती थे, मालती कितनी शरारती थी। बचपन में इतनी शरारती थी कि एक कहानी बताते हैं कि मालती कुछ पढ़ती नहीं थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ना, और हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये मालती के पिता उससे बोले थे। तो मालती ने चुपचाप किताब ले लिया, पर क्या उसने पढ़ी? तो वो किताब नहीं पढ़ी थी। वह नित्य ही उसे 10 पेज 20 पेज फाड़ कर फेंक देती और अपने खेल के किसी भी बाती फर्क नहीं पड़ने देती थी। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा
किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया कि हाँ कर दी। अब किताब फाड़ कर फेंक दिए तो समाप्त कर दिए, तो वो बोलती हाँ कर ली। तो पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, तो उद्धत स्वर में बोली कि किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात था। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, इतनी शांत हो गई है कि अखबार के टुकड़े के लिए तरस रही है। यह क्या है? मतलब लेखक जो है ये घटना सोचते हैं। वो अखबार का टुकड़ा जो पढ़ती है और आम निकाल करके, तो वो सोचते हैं कि आज अखबार के टुकड़ा के लिए तरस रही है, पढ़ने के लिए तरस रही है। और बचपन में वही मालती, उसके पिता उसको पुस्तक ला के दिए थे, तो उस पुस्तक के पन्नों को फाड़ करके फेंक दी और पिता से मार भी खाई। तो इतना वो चंचल, इतना नटखट मालती आज कितना सीधा हो गई है। तो यही लेखक सोचते हैं। तो यही सोचते सोचते महेश्वर फिर इसी बीच में पूछने लगते हैं मालती से कि रोटी कब बनेगी। तो मालती बोलती कि बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपके और दूसरे से कोई छोटे बड़े डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। मतलब मालती जो है अपने बेटे को रसोई में साथ लेके चली गई, क्योंकि वो रो रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था अपनी माँ के पास जाने के लिए। तो वो रसोई में लेकर के उसको चली जाती है और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और ना जाने किसी किसी न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। तो लेखक और महेश्वर दोनों लोग के पास कुछ बातचीत करने के लिए शब्द नहीं था, तो ये चुपचाप से दोनों लोग बैठे थे, सोच रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। रात भी हो रहा था, खाना भी खाने का प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब ये लोग खाना खा चुके थे, बिस्तर लग गया था, तो ये बिस्तरों पर लेट गए। टीटी भी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उस पर लेटी थी। वह भी सो गया था, किंतु नींद में कभी कभी चौंक कर वो उठ जाता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही वह लेट गया। तो ये टीटी का कर्तव्य था कि टीटी सो रहा था, उठ रहा था, सो रहा था, उठ रहा था। तो लेखक जो है पूछते हैं महेश्वर से कि आप तो थके होंगे, सो जाइए। तो वो बोलते हैं कि थके तो आप भी अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आ पाए हैं। तो लेखक बोलते हैं किंतु उनके स्वर ने मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। मतलब दोनों लोग जो है थके थे, महेश्वर भी थके थे, लेखक भी थके थे। तो मैं चुप था, मतलब लेखक चुप थे। थोड़ी देर में उनकी अपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वो ऊँग रहे थे। तब लगभग 10:30 बज रहे थे। मालती भोजन कर रही थी, यानी अब ये लोग खाना खा लिए थे, महेश्वर ऊँग रहे थे, ये भी लेटे हुए थे। तो मालती को देखते हैं कि मालती 10:30 बजे अभी रात्रि का भोजन कर रही है। तो लेखक जो है क्या करते हैं कि मैं थोड़ी देर मालती की ओर देख रहा था। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा था। तो जब ये आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश इनको पूर्णिमा की तरह दिखाई देता है। आकाश अनभ्र था, मतलब बादलों से ढका था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अमर्त शून्य और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। देखिए अनभ्र मतलब होता है मेघ रहित, ठीक ना। सॉरी, हम आपको बादलों से ढका हुआ बता दिए, नहीं, बादलों से ढका नहीं होगा, मेघ रहित होगा, मतलब बादलों से घिरा हुआ नहीं। उस समय पूर्णिमा, चांदनी रात था, पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था, मतलब बादलों से ढका नहीं था, चांदनी रात था। तो जैसे लेखक आकाश की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि सरकारी क्वार्टर का जो छत सुबह में, दोपहर में शुष्क और नीरस लग रहा था, वह आज जो चांदनी में कैसा चमक रहा है, अत्यंत शीतलता और स्निग्ध से छलक रहा है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो और झर रही हो। फिर उसके बाद लेखक ये भी देखते हैं कि मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कोमल किंतु करुण नहीं, शांतिमय है किंतु उद्यम नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वो भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों से भाप से उठकर वातावरण में खो जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चिन्ह वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। तो ये सारी बातें जो है लेखक सोचते हैं आकाश की ओर देखते हुए, ये सारे दृश्य को भी वो देखते हैं और बाद में ये भी सोचते हैं कि पर यह सब मैंने ही देखा अकेले, मैंने महेश्वर को देखा। लेखक सोचते हैं कि वो ऊँग रहे थे। मतलब लेखक पहले ये सोचें कि जितनी ही बातें मैंने सोचा, मैंने देखा, ये मैं खुद देखा। वो सोचे कि महेश्वर मालती भी देख रहे होंगे सब चीज़ों को, लेकिन महेश्वर तो ऊँग रहे थे और मालती उस समय भोजन करके जो उठी थी, निवृत्त हो गई थी और दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन को जो है गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी कि अभी छुट्टी हो जाएगी, मतलब 11 बज जाएगा तो वो काम अपना समाप्त कर लेगी। तो अपने मन में ऐसे मतलब
बदबुदा रही थी, बातों को कह रही थी, लेखक को सुनाई दिया। तो फिर लेखक ने मतलब कहा, मैंने मेरे कहने पर भी कि 11 बजने वाले थे, तो धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोजी इतने बज जाते हैं। मतलब लेखक भी बोल रहे हैं कब 11 बजने वाले हैं, अब तो आराम करो, अब तो बैठ जाओ। तो वो बोलती है सिर हिला करके कि हाँ रोजी इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को वो तैयार नहीं थी। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, तो चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलग जिज्ञासा में मैंने टीटी को देखा तो वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस हट शब्द को याद करके धीरे से करुण भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। मतलब लेखक जो है चांदनी रात में शिशु कैसा लगता है ये देखने के लिए जब टीटी की ओर देख रहे थे, तो इतने में टीटी क्या होगा कि वो पलंग से खिसक करके नीचे गिर जाता है। जैसे बच्चे बचपन में सोते हैं तो घुलटियाँ मारते हैं, मतलब घूमते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, या चौकी पे सोए हैं, पलंग पे सोए हैं, तो अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो वो गिर जाते हैं, तो सिर में चोट लग जाता है या कहीं भी चोट लग जाता है। तो टीटी जो सोया था वो भी पलंग से गिर गया, तो उसके भी सिर में खट से चोट लगता है। मालती उस समय रसोई में थी, तो जब चोट लगता है तो वो रोने लगता है। तो लेखक उस खट की आवाज़ को सुने थे, तो वहीं बोलते हैं करुणा भरे यानी दया भरे स्वर में कि टीटी को ज़्यादा चोट लग गई है, बेचारे को ज़्यादा चोट लग गई है। तो उस समय मालती भी जो रसोई से अपने बेटे के पास आ जाती है। तो यह सब चीज़ें जो मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति से हो गया, क्योंकि अभी लेखक कुछ बातों को सोच रहे थे और अभी अचानक जो है एक क्षण में ये सारी क्रियाएं हो गई। मतलब महेश्वर भी ऊँग रहे थे तो वो भी उठ करके टीटी को देखने लगे। मालती भी अपने बेटों को जो है चुप कराने लगी। तो ये सारी क्रियाएं एक ही क्षण में हो गया। मालती भी रोने लगी थी। मालती भी रोने लगी थी अपने बच्चों को सिर में चोट लगते हुए देख करके। और फिर क्या की कि वो लेखक से जो शिशु को ले ली और हाथ बढ़ाते हुए कहा कि इसके चोट लगते ही रहते हैं, रोज ही गिरता पड़ता रहता है। तो लेखक ये सोचते हैं कि एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध रह गया, मतलब वो एक स्तब्ध हो जाते एकदम शांत। और फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला कि मैं माँ युवती माँ, तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है कि जो तुम अपने एकमात्र बच्चों को गिरने पर ऐसा बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है। मतलब मालती जो है लेखक से अपने बच्चे को लेती है तो वो बोलती है कि रोज ही गिर पड़ता है, रोज ही उसके साथ ऐसा होता है। तो लेखक स्तब्ध शांत हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि एक माँ होकर के वो ये बोल रही है कि मेरा बेटा रोज गिरता पड़ता रहता है, रोज उसको चोट लगता है। तो इस सोच कर वो स्तब्ध रह जाते हैं, चुप रहते हैं और अपने मन में इन सारी बातों को वो सोचते हैं। और फिर ये भी बोलते हैं, और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं, मतलब वो भावना जो अपने मन में सुबह से ही रखे थे तो वो झूठी नहीं थी। लेखक ये सोचते हैं, मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गया कि वह उसे पहचानने ही नहीं, उसी की परिधि में गिरे हुए चले जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। आगे कह रहा है कि इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर के फिर लेटकर ऊँग रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया, यद्यपि कहीं एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं अभी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लगा है। मालती चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका कोई तारों को? लेखक को ये मालूम नहीं था। तभी क्या होता है कि 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अस्तमात किसी स्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में मैंने कहा 11 बज गए। यानी कि क्या होता है कि 11 जब बजता है तो टीटी जब गिर जाता है तो उसके रोने के बाद मालती भी उस बेटे को ले लेती है। फिर जब चुप हो जाता है, टीटी भी सो जाता है, मालती भी अपने बिस्तर पे आ जाती है, तो आकाश की ओर देखते रहती है। तो लेखक सोचते हैं कि चंद्रमा को कि तारे को, किसको देखते हैं, उनको मालूम नहीं होता है। फिर 11 जैसे ही बजता है तो फिर वो थके हुए सांस से मालती जो गहरी मतलब हल्के से आवाज में बोलती है 11 बज गए। तो लेखक मालती की ओर ध्यान देते हैं। तो मतलब इस कहानी में लेखक ने ही बताया कि एक युवती, एक महिला जो है वो प्रतिदिन जो है यंत्रवत मशीन की तरह जो अपने जीवन को व्यतीत कर रही है और घंटे को गिनती रहती है। तो उसी को देखते हैं लेखक, और इस कहानी में उसी घटना को उन्होंने जिक्र किया है। तो क्या आप सबको ये कहानी समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा
और ये कहानी कैसा लगा आप लोग ये भी बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के जो नए नए कंटेंट है आप सभी लोगों तक जो है पहले पहुंच सके। धन्यवाद।